हेलो एवरीवन। आज हम एक टेक्निकल टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक और चीज़ यह है कि जैसे कि आपको मालूम है कि एसएपी हर साल एक डिफरेंट वर्जन लॉन्च करते हैं या अपडेशन करते हैं एस/4HANA में। तो वो जो अपडेशंस होती हैं या कोई भी लेटेस्ट वर्जन आता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं, क्या अपडेशंस आती हैं और क्या उसमें नई चीज़ ऐड होती है, क्या रिमूव की जाती है। और उन अपडेशंस में एक नई चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन में, एसपीआरओ। अच्छा, एक और चीज़ आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक क्यूरी थी कि सर जो S/4HANA 2021, 22 और 23 में क्या डिफरेंट है। तो ये देखिए, ये मैंने 2021 के नोट्स बनाए थे और इन नोट्स को अगर आप देखें तो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग और जो लॉजिस्टिक एमएम, और फिर उसके बाद हमने उसके असाइनमेंट के ऊपर काम किया। असाइनमेंट के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी, लॉजिस्टिक जनरल था, एमएम था। फिर उसके बाद हमने फिस्कल ईयर को मेंटेन किया, पोस्टिंग पीरियड को मेंटेन किया, डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस को मेंटेन किया, एंड देन फील्ड स्टेटस वेरिएंट को हमने मेंटेन किया। देन हमने टॉलरेंस को मेंटेन किया और उसके बाद हमने चार्ट अकाउंट को मेंटेन किया, अकाउंट ग्रुप को मेंटेन किया और कंट्रोलिंग में हमने जो बेसिक पैरामीटर्स थे उसको हमने मेंटेन किया। अच्छा, उसके बाद हमने इसके कुछ एक दो एरर्स थे वो हमने सेट किए और फिर क्या हुआ, हमने जीएल अकाउंट को क्रिएट किया और फिर उसके बाद हमने एंट्री पोस्ट की। ये देख लीजिए, आपकी जनरेटिव पोस्ट होगी। अब ये था S/4HANA 2021 और अभी जो आपके पास लेटेस्ट है ना S/4HANA 2023 है। और इसमें जो हमने एंट्री पोस्ट की, आप सबको मालूम है कि उसमें हमने ज़्यादा फोकस किस में किया था, यूनिवर्सल जर्नल पे। आई थिंक यू हैव गॉट माई पॉइंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन S/4HANA 2021 एंड 2023। तो ये चीज़ें होती हैं कि हर साल कुछ ना कुछ अपडेशंस आती है तो आपने उन चीज़ को फोकस करना होता है। अब उसका बेस्ट वे क्या होता है कि आप जो लेटेस्ट वर्जन है ना एससीपी का सर्वर वर्जन, आप उसको एक्वायर करें, उसके ऊपर अच्छी सी प्रैक्टिस को फोकस करें तो आप इंशाल्लाह लेटेस्ट वर्जन जो भी आएगा आपकी उसमें काफ़ी अच्छी एक्सपर्टीज डेवलप हो जाएंगी। अब मेरे पास से जो सर्टिफिकेशन जो मैंने ली थी 2020 की ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 21 के ऊपर भी काम कर सकता हूँ, 22 के ऊपर भी काम कर सकता हूँ, 23 के ऊपर भी काम कर सकता हूँ, रिपब्लिक के ऊपर भी काम कर सकता हूँ, B1 के ऊपर भी काम कर सकता हूँ, सिग्नेवी भी मेरे लिए काफ़ी ईजी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर कोई भी लेटेस्ट वर्जन रहेगा दैट विल बी वेरी इजी फॉर मी बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑन लेटेस्ट वर्जन ऑफ सर्वर्स। तो ये चीज़ होती है कि आप जो है अपने आप को अपडेट भी रखें। अच्छा, अब आप आ जाएं एस पी रेफरेंस IMG। अच्छा, उसके बाद हमने डिस्कस करना है एबा प्लेटफॉर्म पे कुछ बेसिक सेटिंग्स है, जनरल सेटिंग्स है। लास्ट टाइम हमने UI के ऊपर डिस्कस किया था, आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जनरल सेटिंग्स के ऊपर। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आप जो है अपना जैसे कि आपने कैलेंडर को डिफाइन किया, कैलेंडर ए को डिफाइन किया और उसके ऊपर क्या होता है कि एक जो हॉलीडेज है, साल में कौन कौन सी हॉलीडेज आती हैं, कौन कौन सी पब्लिक हॉलीडेज हैं और कौन कौन सी आपकी मतलब जनरल हॉलीडेज आती है, आपने उसको पहले डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पे आप जाके अपना हॉलीडे कैलेंडर जो है आप उसको डिफाइन कर सकते हो इजीली। दिस इज वेरी इजी। और चूंकि आप अभी हमने जस्ट एक जन एंट्री पोस्ट की है और उसके बाद अभी हमने कोई एंट्री पोस्ट नहीं की, उसकी वजह यह है कि पहले हम लोगों ने कुछ बेसिक पैरामीटर्स को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना है, देन वी विल एबल टू पोस्ट मोर जनरल एंट्रीज। पहले हमने बेसिक पैरामीटर्स को डिफाइन करना है, फिर हमने कैश जनरल की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडलिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन्स की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, फिर हम जो है उसकी आगे इंशाल्लाह हम जनरल एंट्री पोस्ट करेंगे। तो उसके लिए ये जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेसिक पैरामीटर्स, उसमें आपके फहरिस्त आपका है कैलेंडर सेटिंग्स भी है। अच्छा, ये आप लोगों ने खुद करने बहुत इजी है। अच्छा, उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपके पास आती है कंट्रीज, सेट कंट्रीज।
आमतौर पे क्या होता है कि जैसे कि आपको मालूम है कि जो आपके जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ये किन किन कंट्रीज में होती हैं, फिर उन कंट्रीज की जो टाइम शेड्यूल कैसे आप एडजस्ट करते हैं, और फिर उनके जो रीजन्स हैं आप उसको कैसे डिफाइन करते हो, और इसमें जैसे कि ये डिफाइन कंट्रीज किन किन कंट्रीज में आपके बिजनेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये चूंकि मेन सर्वर है इसमें हर किस्म के कंट्रीज मौजूद हैं। और उसके बाद यहाँ पे पोस्टल कोड या कंट्री कोड्स, ये देखिए यहाँ पे हम आते हैं पीके का क्या है 92, पोलैंड का है 48, और पैलेस्टीन के क्या है 970, और कतर का क्या है 974, और रोमानिया का ये है। तो उसके बाद हम किसका ढूंढ रहे थे, सोमालिया भी इसमें है। अच्छा, ये पोस्टल कोड आ गया, और ये टेलीफोन नंबर। अच्छा, इसको आप यहाँ, ये भी इजी है आपके लिए। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, और वो है आपका करेंसीज। अच्छा, अब इसमें ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसके 2-3 क्वेश्चन तो हर साल लाजमी आते हैं ना, ये एसएपी का जो ग्लोबल जो एग्ज़ाम है। और आई थिंक जो अभी हमने लास्ट फ्राइडे को जो हमने एक मोड टेस्ट की क्लास की थी, उसमें करेंसी के भी कुछ टॉपिक्स मौजूद थे, अगर आपको याद हो तो उसमें क्या था कि एक्सचेंज रेट उसमें मेंशन किया जाता है, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोटेशन उसमें मेंशन की जाती है। आप में से किसी को याद है कि जो मॉक टेस्ट था उसमें इस तरह के क्वेश्चंस भी थे? एनी वन ऑफ यू प्लीज। अच्छा, अब यहाँ पे ना आप में से कोई भी काइंडली इसके एक इसकी या तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसकी एक पिक्चर ले लें, क्योंकि अभी हमने इसको एक और चीज़ के साथ इंटरलिंक करना है। अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि जैसे ऊपर हमने ये डिफाइन किया है कि भाई जो, बल्कि इससे पहले आप यहाँ पे आओ, यूआई टेक्नोलॉजी। यूआई टेक्नोलॉजी में हमने ये चीज़ देखी थी कि भाई कंपनी के कितने एम्प्लॉयज़ हैं, और सॉरी कंपनी के कितने डिपार्टमेंट्स हैं, और हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं या यूजर्स हैं जिन्होंने एसएपी को यूज़ करना है। उस हिसाब से हमने उसकी सेटिंग वगैरह की थी, और फ्यूरी की सेटिंग उसमें आती है। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा कि मतलब कि फैक्ट्री करंट और कंट्रीज कौन कौन सी कंट्रीज में आपके ब्रांचेस हैं। लेट से कि आपकी कंपनी पाकिस्तान में है, और एक सऊदी अरेबिया में है, एक दुबई में है, तो ये आपके 3 इसमें करेंसीज इन्वॉल्व होंगे। ओके, अच्छा, तो उसमें आप क्या करते हो, यहाँ पे एक तो आपके जो करेंसी कोड्स हैं वो आप देख लें, इसमें सब मौजूद है, अगर नहीं तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 1, और डेसिमल प्लेसेस फॉर करेंसीज। अच्छा, ये हम ज़रा देख लेते हैं डेसिमल करेंसीज। और अच्छा, एक और चीज़ ये कि कुछ चीज़ें जो है ना वो एसएपी ने अपने कंट्रोल में रखी हुई है। ओके, हमारी करेंसी क्या है, पीकेआर, पीकेआर करेंसी पीके। ये पीकेआर यहाँ पे नहीं आ रही, चलिए यहाँ पे डिफाइन करते हैं ज़रा, पीकेआर। अच्छा, ₹5 आ गया। और डेसिमल केस का देखिए, माशा से हमारी करेंसी इसमें है या नहीं है, सुभान अल्लाह, 0 डेसिमल। ये ले, ओके, इसको कंटिन्यू कर दें, स्पेसिफाई रिक्वेस्ट। अच्छा, ये हम इसको लेके आते हैं, डेटा वॉज सेव्ड। देखें, असल चीज़ तो हमने इसमें डिफाइन नहीं की थी, तो हम आके जा रहे थे। अब देखें, ये चीज़ होती है कि जब करेंसी
करेंसी की PKR, ओके आ गई है। अच्छा, उसके बाद डिफाइन स्टैंडर्ड कोटेशन फॉर एक्सचेंज रेट्स। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये बताते हैं कि आपने किस से किस करेंसी में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब देखें, अभी जो हमने कंपनी डिफाइन की है ना, हमारी कंपनी का क्या है, डिवाइन बेवरेजेस, तो वो थी आपकी किस में, पी के पाकिस्तान की बेस में। तो आप ये देखते हैं कि भाई किसको किस में कन्वर्ट करें, फ्रॉम पाक टू सऊदी रियाल या सऊदी रियाल टू पाक रुपीस। तो किसको किस में कन्वर्ट करनी है, सामान आप बताएं। सऊदी रियाल को हम सऊदी रियाल टू PKR में कन्वर्ट करेंगे। टू PKR। अच्छा, ये तो यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब वेरिड फ्रॉम 01.01.2025, ये है कोटेशन। अच्छा, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। ये कोई बता सकते हैं इसमें क्या फर्क होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि वो उसमें ये सिलसिला था। अच्छा, ये हम डायरेक्ट में लेके आते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ना, एक काफ़ी टेक्निकल चीज़ है जो कि अक्सर कंफ्यूज करती है ना। यहाँ पे ना यूनिट भी इसमें गिवन होगा। हमारी बेस करेंसी क्या है, पाकिस्तान की बेस करेंसी क्या है, यू नो? 1 रुपया, ऐसे ही ना, 1 पैसे 1 रुपया है वैसे, 1 रुपया 1 रुपया, क्योंकि ये क्या है, पाक रुपीज, मीन रुपया आपकी बेस करेंसी है। ओके, और ये क्या है, सऊदी रियाल, मीन 1 रियाल और 1 रुपया, इनका आपस में डायरेक्ट कोटेशन होगी। यू अंडरस्टूड? मे रिपीट इट। Repeat it, sir. देखिए, हम ये कहते हैं कि एक सऊदी रियाल, एक होता है 1 रुपया पाकिस्तानी, 1 रुपया। अब तो कोई अल्लाह माहफूज की वैल्यू नहीं है, किसी दौर में इसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती थी ना। एक पाकिस्तानी 1 रुपया एक तरफ हो, एक तरफ आपका हो सऊदी रियाल, 1 सऊदी रियाल, 1 सऊदी रियाल। ये दोनों आपकी क्या होती हैं, बेस करेंसी होती हैं, डायरेक्ट कोटेशन होती है। अब 1 रुपया आपके पास हो, एक दूसरी साइड पे हो 1 सऊदी रियाल, ये तो आपकी बेस करेंसी आ गई, डायरेक्ट कोटेशन। फिर आते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि भाई आपने अगर 1 रुपया 1 रियाल आपके पास है ना, आपने पाक रुपीस में कन्वर्ट करने, तो आपके 80 रुपीस बनते हैं। $1 हो, 1 पाउंड हो, पाउंड कितना जा रहा है, आई थिंक 350 या 360, हम 350 का ले लेते हैं, चलो 400 का ले लेते हैं। तो 1 रुपया कहाँ पे, 1 पाउंड कहाँ पे, तो 1 पाउंड में 400 रुपये आते हैं, और 1 रुपये में कितने पाउंड आते हैं, 0.0004 पाउंड आएगा। ओके, ये कन्वर्जेंस होती हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाए प्रेफिक्सेस, एक्सचेंज रेट और डिफरेंट ट्रांसलेशन रेट्स। अच्छा, अब इसके बाद ये होता है कि ट्रांसलेशन रेट क्या होते हैं। Making changes to the table of translation factors may cause unwanted inconsistencies in your system. You want to avoid. So if you can't, you avoid having to make changes while the system is protected. अच्छा, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। कोई बता सकते हैं कि ये ट्रांसलेशन रेट क्या होता है? डू यू हैव सम आइडिया? अच्छा, इंटर एक्सचेंज रेट्स। अच्छा, यहाँ पे आप आ जाएं न्यू एंट्री में। अच्छा, और यहाँ पे आपके पास कुछ बेसिक पैरामीटर्स डिफाइन होंगे।
जैसे कि रेफरेंस वैल्यू है प्लस रेफरेंस वैल्यू इज इक्वल टू ग्रुप वैल्यू, करंट एक्सचेंज रेट, एवरेज एक्सचेंज रेट, हिस्टोरिकल एक्सचेंज, ये डिफरेंट आपके पास जो ना ये एक्सचेंज रेट्स आते हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल का जो टाइम पीरियड चल रहा है, एक एक सेकंड्स में एक एक मिनट में आपका जो एक्सचेंज रेट वो कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनका तो ऑलरेडी जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल करेंसीज के ऊपर चला होता है। तो वो क्या करती है, एक फार्मूला वो अडॉप्ट करती हैं जिसके बिना पे वो इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज को मेंटेन कर सकें। ओके, मिसाल के तौर पे पेप्सी का अगर आप एग्जांपल लें तो पेप्सी तो दुनिया भर में माशा से उनके ऑपरेशन से चल रहे हैं। तो अगर वो ये एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखें ना, तो कभी वो प्रॉफिट में जा रहे हैं, कभी लॉस में जा रहे हैं। वो कहते हैं भाई हमें ये मतलब कि वो नहीं चाहिए, हम एक ही रेट को फोकस करेंगे जो कि हम अगले 1 साल या 6 माह या 8 माह या 2 साल इसको हमने रन अप करना है। ये कंपनी के पॉलिसी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। आप लोगों ने कोई एक्सचेंज उसके ऊपर काम किया हुआ है, ट्रेड के ऊपर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर किसी का कोई नॉलेज है? तो इसमें ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट हैं। तो ये कंपनी के पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी किस फार्मूले को यूज़ करती है। तो आम तौर पे जो यूज़ किया जाता है वो है स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन रेट। अच्छा, इसमें आम तौर पे जो यूज़ किया जाता है स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन एट एवरेज रेट। अच्छा, ये बेसिकली होता है कि एवरेज का मतलब ये होता है कि ये दोनों पार्टीज या जो आपका बायर एंड सेलर आपस में ये डिसाइड करते हैं कि हमने किस रेट के मुताबिक अपनी जो करेंसी है इसको कंटिन्यू करने। 21-20-25। अच्छा, 1 रेशियो और इसमें फॉर्म आएगा किस में करनी है, सऊदी सऊदी रियाल को, सऊदी रियाल। बेसिकली ये हमने जो इनडायरेक्ट कोटेशन में लिखा है यहाँ पे तो वन नहीं आएगा, डायरेक्ट कोटेशन में नहीं आएगा वन। नहीं, वो इसमें आ जाएगा पी के आर, क्योंकि ये 1 सऊदी रियाल है ना, ये 80 पाक रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये क्या करें, एंटर ऑन योर प्राइस इन रेट। अच्छा, इसको जरा ये देखें, मेंटेन, ये यहाँ पे रेशियो 1/1 आएगी जी। 1 सऊदी रियाल टू 80 पाक रुपीज, इनकी रेशियो 1/1 होगी। एक बहुत अच्छा टेक्निकल पॉइंट यह है कि सर अगर अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए प्लीज। मैंने कहा था सर जी कि ऑनलाइन फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा चेक की होती है ना बाहर से ट्रेडिंग का, तो उसमें कुछ लोग इस फार्मूले को अबॉलिश करके ना तो ऑनलाइन ट्रेडिंग के ऊपर जो एक्सचेंज रेट चल रहा होता है ना ट्रेंड, ओके 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 उसके ऊपर भी करना जैसे कि एससीपी वहां से ऑनलाइन किसी सर्वर से उठा सकता है इसको, वो कैसे नहीं नहीं नहीं, पॉसिबल देखिए होगा? ऐसा ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि एज पर माय एक्सपीरियंस माय नॉलेज जो इंडस्ट्री से जो प्रैक्टिस से यूज करती हैं उसमें ना एक आपका ये जो बैंकिंग का होता है वो इसमें इन्वॉल्व होती है। एससीपी का जो सर्वर है वो इस पर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता। हाँ, अगर आपकी डेली की मतलब के कंसाइनमेंट्स हैं तो उसमें क्या होता है कि एससीपी का जो आपका ये एक्सचेंज रेट जो है इसके साथ इंटरलिंक कर दिया जाता है, वो एक सेकंड या थर्ड सोर्स के जरिए। उससे ये पता चलता है, उससे आपको ये हेल्प होती है कि जो भी करंट रेट चला होगा ना, आप उस हिसाब से अपनी जो कोटेशन है आप उसको मेंटेन कर सकते हो। बाकी रही बात पेमेंट्स की, तो याद रखिए कि जो भी पेमेंट्स आप अपने चाहे कस्टमर से लेते हैं या वेंडर्स को पेमेंट करते हैं, तो जो भी आपका सेल्स या परचेस में जो भी आपकी उनके साथ अमाउंट एडजस्ट हो रही होती ना, तो बैंक ने वही उसी रेट के ऊपर उसको चार्ज करने। इसका मतलब ये हुआ
कि एक्सचेंज रेट की यूटिलाइजेशन सेल्स के दौरान होगी और परचेज के दौरान होगी। और ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि कंपनी क्या अपने एक्सचेंज रेट को इंटरलिंक करना चाहती है या नहीं करना चाहती। और आम तौर पे क्या होता है कि दोनों पार्टीज जो है अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के वजह से जो ओपन मार्केट रेट होता है डॉलर का, उसके हिसाब से एक रेट को लॉक करती हैं फॉर स्पेशल टाइम पीरियड, फिर उसी रेट के मुताबिक ये अपनी ट्रांजैक्शंस करती हैं। देखिए अगर मतलब ये प्रैक्टिस ज़्यादा मतलब कि यूटिलाइज हो रही है अभी मार्केट में। अच्छा, एक और चीज़ ये कि अभी चूंकि हमने सिर्फ एक ही कंपनी सॉरी बनाई है, वो भी पीकेआर में, और इंशाल्लाह जब हम सेल्स परचेज करेंगे ना, तो आपने याद करवाना कि हमने सऊदी अरबिया से परचेज करनी है। जब हम सऊदी अरबिया से परचेज करेंगे तो उसमें परचेज ऑर्डर में हम सऊदी रियाल को मेंशन करेंगे। वहां पे जब आप अपना डॉक्यूमेंट बनाएंगे ना, तो वहां पे जब आप अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो पेमेंट्स होंगी, जो करेंसी होगी, वो पीकेआर में आनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे तो हमने यहाँ पे रेट एडजस्ट कर दिए। इसका यूटिलाइजेशन तब होगी जब आप परचेज ऑर्डर प्लेस करेंगे। परचेज ऑर्डर आपका सऊदी रियाल में उसमें अमाउंट आनी चाहिए। और जब आप अपने ये बनाते हैं ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उसमें जो वेंडर का जो बैलेंसेस है वो लोकल करेंसी में आना चाहिए। ओके मिस्टर सलमान, मिस्टर इमरान आपका भी यही बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा इंशाल्लाह। सोर्सिंग समझ आ गया जी, जी जी जी। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था कि इसको जो है आपने वो करना था, क्या उसे कहते हैं, पिक्चर लेनी थी। अब इसका लिंक जो है ना, एक और हमने किया था यूनिवर्सल जर्नल में, मैं आपको उसमें लेके जाता हूँ जरा। कम टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और कम टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, देन आप लेजर्स में आ जाएं, देन आप लेजर में फिर आ जाओ, फिर उसके बाद डिफाइंड सेटिंग्स फॉर लेजर एंड करेंसी टाइप्स। ओके, अब देखें अभी हमने ऊपर क्या डिफाइन किया, करेंसी टाइप्स को डिफाइन किया, करेंसीज को, और यहाँ पे भी आप इसको दोबारा से एडजस्ट करेंगे। अच्छा, आमतौर पे ये आता है एरर डेटा इज लॉग्ड बाय यूजर फैब वी दिस वन। इसका वेरी सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप न्यू सेशन में आ जाएं और यहाँ पे मेंशन करें SM30 सॉरी SM12। अच्छा, ये यहाँ से इसको रिमूव कर दें फिलहाल। ओह माय गॉड। अच्छा, ये आमतौर पे सिस्टम लॉक तब आता है कि या तो कोई आउटडेटेड टी कोड इसमें यूज हो रही हो, या कोई इसको मिस यूज करो, तो सिस्टम को यूज कर लेते हैं, सॉरी लॉक कर लेते हैं। डिफाइंड सेटिंग्स फॉर लेजर एंड करेंसी टाइप्स। अच्छा, अब उसमें हमने कौन सी यूज की थी, एवरेज की। अच्छा, अब यहाँ पे आप आ जाए, हम लीडिंग एजेस को यूज करते हैं और करेंसी टाइप्स में आप आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास कौन कौन सी आ रही है, 00 आ रही है। 00 आपकी कौन सी है, डॉक्यूमेंट करेंसी है। और ये 10 कौन सी आपकी कंपनी कोड करेंसी है। और 20 कौन सी कंट्रोलिंग एरिया करेंसी है। और ये 30 कौन सी है, ग्रुप करेंसी है। 40 हार्ड करेंसी है। 50 इंडेक्स बेस्ड करेंसी है। 60 ग्लोबल कंपनी करेंसी है। 70 आपकी आती है क्या उसे कहते हैं, कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट करेंसी। G1 USD और G2 फंक्शनल करेंसी। ये इसके बेसिक इसकी करेंसी टाइप्स है। और आई थिंक ये भी क्वेश्चन जो है ना, हर साल एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन लाजमी आता है, एक या दो तो लाजमी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यस यहाँ सर, पे ना, मॉक में भी आया था। जी, अच्छा, अब इसमें कंफ्यूजन क्या होती है।
देखें, ये जो कॉस्ट वाले है ना, ये उनके लिए बहुत ही कीमती, बहुत ही टेक्निकल और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा देखें, मिसाल के अब जैसे कि मिस्टर फरूख ने एक बात कही कि मतलब जब हम इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को, तो वो किस में हम करते हैं? यूएस डॉलर में करते हैं। बास का आप पेमेंट करते हो अपने वेंडर्स को डॉलर में, इंटरनेशनल वेंडर्स को हम डॉलर में ही पेमेंट करते हैं। लेकिन जो आपकी सीजीएस है उसमें तो आप डॉलर तो नहीं मेंशन कर सकते ना, उसमें तो आपने पीकेआर को मेंशन करना है। अच्छा, और एक और चीज आपको मैं ये भी बताता हूँ कि जो कंट्रोलिंग है वो आपकी सेकेंडरी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। प्राइमरी जो है ना वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आती है। अब सेकेंडरी में क्या होता है? सेकेंडरी बेसिकली देखिए, प्राइमरी जो है ना वो अथॉरिटी उसके पास होती है, सेकेंडरी जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। अब यहाँ पे आपके पास कौन सी है? डॉक्यूमेंट करेंसी। इसमें मे बी के आपकी सऊदी अरेबिया, सऊदी रियाल, यूएस डॉलर या पाक रुपीज, कोई भी इसमें करेंसी इन्वॉल्व हो सकती है। कंपनी कोड करेंसी में सिर्फ आपकी कंपनी कोड की करेंसी ही आएगी जो कि पाक रुपीज बनती है। कंट्रोलिंग एरिया करेंसी बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपका जो आपको पता है ये जो डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स की जो इंडस्ट्रीज है, ये इन्होंने क्या किया होता है, आपने जो असम्बलिंग एरिया किसी और कंट्री में इन्होंने किया होता है। मिस्टर सलमान, मिस्टर इमरान एंड मिस्टर फरूक, यू हैव सम नॉलेज अबाउट ये ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज, यू नो, ये अपना क्या करती हैं? अब पाकिस्तान में जी वॉइस नहीं सर, कोई आइडिया नहीं सर इसका। मन आपको तो मालूम होगा ये जो ये होंडा है और कौन सी है, और ये BMW, और पाकिस्तान में कौन कौन सी जो ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर हो रही है? मैन्युफैक्चर तो नहीं हो रही, अलबत्ता असेंबल हो रही है। टोयोटा है, सुजुकी है, उसके बाद किया की असेंबली प्लांट लगा था लकी सीमेंट वालों के साथ, स्टाक के साथ। मैं हाँ असेंबली की बात कर रहा हूँ, मतलब कि ये आप देखना, ये होंडा देख लें आप, और वहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, assemble करते हैं ना। जी, तो मतलब कि इसमें क्या होता है कि देखें, असेंबली जो है ना आपका कॉस्टिंग बेसिकली इसमें आती है। तो एक ऐसा सेटअप जिसमें आपके प्रोडक्शन प्रोसेस या प्रोडक्शन सेक्टर एक अलग सा हो, और उस प्रोडक्शन सेक्टर में आपकी इंटरनेशनल करेंसी इन्वॉल्व हो, तो आप उसमें कोई भी करेंसी मेंशन कर सकते हैं कंट्रोलिंग एरिया में। अच्छा, जैसे कि पेप्सी है, आपको पता है कि पेप्सी का फार्मूला स्पेशल आता है, पाकिस्तान में पेप्सी का फार्मूला बनता नहीं है, यू नो। अच्छा, उसके बाद है आपका बिल्कुल सर, कॉफी के दो फार्मूले आते हैं ना, नौबहार और एक और है जिस कराची की और इधर की, इनको पास पानी आता है तो यहाँ पे सैंपल करते हैं जी और मैं फिर बॉटलिंग में फिर करके तो आगे और है भेजते हैदरी बेवरेजेस है, पंजाब बेवरेजेस है, तो सखर में भी इनका है, तो कराची में भी है, तो ये जो है ना ये उनके असेंबलिंग की जाती है। अच्छा, उसके बाद आती है ग्रुप करेंसी, आती है ग्रुप करेंसी में ये होता है कि भाई आपकी सर ये जी मिस्टर सलमान, सर कंट्रोलिंग एरिया करेंसी में आप इनपुट कॉस्ट अकाउंटेंट जो हैं आप मुझे सिर्फ एक चीज बताते हैं, आप किसी कॉस्ट अकाउंटेंट का मकसद क्या होता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करना, ये इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, ऐसे ही ना, कैलकुलेशन ऑफ योर प्रोडक्ट कॉस्ट। यस सर, प्राइमरी जी, अब प्रोडक्ट कॉस्ट में तीन कंपोनेंट्स है, रॉ मटेरियल है, हाँ प्रोडक्ट कॉस्ट जो है इसमें तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं आपके, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है और ओवरहेड है। अब इन तीनों में से आपके लेबर कॉस्ट या मटेरियल कॉस्ट, ये प्रोमिनेंट एलिमेंट होते हैं किसी भी प्रोडक्ट कॉस्टिंग के। आप एक प्राइम कॉस्ट जी जी बिल्कुल। आप एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हो, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में
आपने ये देखना है कि भाई जो हमारा रॉ मटेरियल है ये इंपोर्ट में है या लोकल में है। अगर तो इंपोर्ट में है तो डेफिनेटली आपने अपनी प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग की इफेक्टिव मैनेजमेंट या कैलकुलेशन उस टाइम कर पाएंगे जब आप उसको इंटरनेशनल करेंसी में कैलकुलेट करेंगे। मुझे आप एक सिंपल सी बात बताते हैं। मिसाल के तौर पे आज से आप 6 साल पहले अगर हम देखें डॉलर उस टाइम क्या था 150 या आई थिंक 140 150 यू कैन से। उसके बाद क्या हुआ भाई 2 साल बाद मतलब कि वो डॉलर कहां से कहां तक चला गया। तो इंटरनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, ये देखें ना, ये नेस्ले का जूस की आप देख लें, प्राइसेस भी इन्होंने इंक्रीज कर दी, इन्होंने अपनी वो कॉस्ट भी मैनेज की हुई है। तो ये चीज होती है कि भाई आप जिस करेंसी में अपनी कॉस्टिंग को मैनेज करते हैं, सेल्स प्राइस भी आपने उसी करेंसी के हिसाब से एडजस्ट करनी है। अब ऐसा तो नहीं है भाई इंटरनेशनल लेवल में, अब जैसे कि एससीपी के हम एग्जांपल लेते हैं इसकी ग्लोबल एग्जाम फीस की। किसी दौर में हमने 35,000 भी ली थी एग्जाम फीस। उस टाइम डॉलर मतलब कि काफी कम था, 100 के करीब था। अभी मतलब कि एससीपी के रेट तो सेम इसका वो कॉस्ट थी ना, $217 थी, लेकिन कन्वर्जन उसका डिफरेंट था। अगर मैं मतलब कि अभी भी मतलब कि ₹5 के हिसाब से 35,000 लूँ, वो तो मुझे डबल पड़ता है भाई, क्योंकि अभी तो उसकी प्राइस तकरीबन 70,000 के करीब पहुंच चुकी है। तो बात ये होती है कि इफेक्टिवनेस आप तब कर सकते हैं जब आप इंटरनेशनल करेंसीज में अपनी मटेरियल को मैनेज करते हैं, और अगर मल्टी करेंसीज इसमें हो तो आप उसको भी मैनेज कर सकते हैं। और ये तो आज मैंने आपको ये बताने कि अगर आप ये जो सलमान आपने जो पॉइंट डिस्कस किया ना, मैं आप इसी की तरफ आने वाला था कि अगर आपकी मल्टी करेंसीज हो तो आप उसको कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। तो मल्टी करेंसीज जो है वो आपका ग्रुप करेंसीज में इन्वॉल्व होंगी। मिसाल के तौर पे एक आपने व्हीकल को मैन्युफैक्चर करना है, बल्कि हम जूसेस की एग्जांपल लेते हैं, मिनरल वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं। मिनरल वाटर में आपने फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम आप ले लेते हैं अमेरिका से ले लेते हैं, कैल्शियम आप ऑस्ट्रेलिया से ले लेते हो, बल्कि हम कैल्शियम लेते हैं इधर से सऊदी अरेबिया से ले लेते हैं, मैग्नीशियम हम ले लेते हैं जर्मनी से ले लेते हैं, पोटाशियम हम वो दुबई से ले लेते हैं। तो ये इसमें डिफरेंट करेंसीज इन्वॉल्व हैं, लेकिन आपने पेमेंट किस में करनी है, यूएस डॉलर में। तो यूएस डॉलर आपकी वो प्राइमरी करेंसी आ जाएगी, इंटरनेशनल करेंसी। बाकी जो है ना, जैसे कि जर्मनी में यूरो इस्तेमाल किया जाता है, और अमेरिका में डॉलर, वो तो है डॉलर, और सऊदी अरेबिया का रियाल। तो आप इसको सब्सिडी करेंसी के तौर पे यूज करके अपना ग्रुप करेंसी बना सकते हैं। ओके मिस्टर सलमान, योर पॉइंट इज क्लियर? यस सर। ओके, अच्छा उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे है हमारे पास हार्ड करेंसी आती है। अच्छा आप ये आप में से ना नाम क्या, जो फाइनेंशियल वाले हैं, अब यहाँ पे फाइनेंशियल की बात आ जाती है। आपको पता है कि एक रिजर्व होते हैं, प्रोविजंस होती हैं, यू नो मिस्टर सलमान, आपको तो मालूम होगा प्रोविजंस हम मेंटेन करते हैं, प्रोविजंस ये यस सर। रिजर्व हैं। अच्छा, सर जनरल रिजर्व्स होते हैं, कंटीजेंसी रिजर्व्स होते हैं, ऑलराइट, वेरी नाइस, एक्सटेंशन रिजर्व्स होते हैं वेरी सर। नाइस, वेरी नाइस। अच्छा आमतौर पे क्या होता है कि जब हम इंटरनेशनल, जैसे कि ऊपर मैंने बात की कि भाई आपका अगर रॉ मटेरियल या एसेंबलिंग सेगमेंट है, सेक्टर है, उसमें आपकी मल्टी करेंसीज इन्वॉल्व हैं, तो हम क्या करते हैं कि इंटरनेशनल करेंसी में अपना प्रोविजन या रिजर्व को मेंटेन करते हैं इंटरनेशनल करेंसी में। अच्छा, अब दुनिया की टॉप जो करेंसीज हैं, जिसमें टॉप पे आपका चल रहा है, वो क्या चल रहा है, यूएस डॉलर चल रहा है, फिर उसके बाद आपका वो चल रहा है पाउंड है सर। पाउंड चल रहा है, फिर आपका वो चल रहा है क्या उसे कहते हैं, यूरो चल रहा है, और जापानी येन भी चल रहा है,
और चाइना की कौन सी करेंसी है? चाइनीज जान सर युआन। युआन। और उसके अलावा और कौन सी है? आई थिंक यही मतलब कि वो मतलब करेंसी चल रही है अभी तो। इसके भी आ रहे हैं ना, ये सऊदी रियाल भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उसमें आ रही है, हार्ड करेंसी में आ रही है। तो इसमें ये होता है कि आप जो है अपने एक रिजर्व या प्रोविजंस को मेंटेन करते हैं, और वहीं से अपना जो बजट है, जो आप एलोकेशन करते हो, आप उसी में से उसको यूटिलाइज करते रहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है ग्लोबल कंपनी करेंसी। ये आप सर, ये ग्रुप करेंसी और हार्ड करेंसी सेम ही हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल। ग्लोबल करेंसी में ये होता है कि आपकी लेट से के 5 कंट्रीज में आपकी वो है ट्रेड चल रही है, तो आपने पेमेंट किस में करनी है? डॉलर में। लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप फॉर एग्जांपल आपने सऊदी में पेमेंट करनी है, तो सऊदी आपसे ये कहेंगे कि आप हमें इंटरनेशनल में तो करेंसी यूज होगी डॉलर की, लेकिन जब आप उनको वहां से रिलीज करेंगे ना पेमेंट, सऊदी बैंक्स मतलब कि जो बैंक इसमें इन्वॉल्व होते हैं एलसी के हवाले से, तो फिर आपने सऊदी रियाल में कन्वर्ट करके देनी है। यू कैन से यूएस डॉलर आपकी मेन करेंसी होगी, और सब्सिडरी करेंसी जो है उनको मिला के आपके ग्रुप करेंसी बन जाते हैं। Group currency is consist of your primary your home currency plus your international primary currency and your subsidiary currencies. तो जैसे आमतौर पे कंपनीज के जो ग्रुप ऑफ कंपनीज जो होते हैं उनके मल्टी जो कंट्रीज हैं उनके बिजनेस है, वो ग्रुप ऑफ अकाउंट किसी एक पार्टिकुलर करेंसी में बना देते हैं। अब फॉर एग्जांपल वो यूएसडी में बना रहे हैं, डॉलर में। अब वो भी हार्ड करेंसी के तौर पे है, क्योंकि यूएसडी जो है वो हार्ड करेंसी है, और जो ग्रुप है वो सारे जो अपने फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं वो भी यूएसडी में बना रहे हैं। तो ये दोनों सर मैं इस उससे नहीं, कह रहा था हाँ, कि नहीं, सेम नहीं, हो सकते हैं। हाँ, ये मैं आपको इसका थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल के तौर पे इसको हम लेते हैं। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल है पेप्सी के हेड ऑफिस इस पेप्सी का जो हेड ऑफिस वो अमेरिका में है, एक पाकिस्तान में कंट्री ब्रांच है, सऊदी अरेबिया में कंट्री ब्रांच है, और यूके में कंट्री ब्रांच है। अब पाकिस्तान ने कुछ मटेरियल को परचेज करने हैं सऊदी अरेबिया से या इंग्लैंड से, तो आपको ये भी मालूम है कि जब भी इंटरनेशनल ट्रेड होती है उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक करेंसी की ओपन मार्केट वैल्यू होती है, एक इंटरनेशनल बैंक की जो इंटरेस्ट है, जो पेमेंट सर्विसेज वो भी इसमें इन्वॉल्व होती है कि कौन से रेट वो चार्ज करते हैं। अब होता क्या है कि अगर आपने सऊदी अरेबिया से या यूके से कोई भी आपने ट्रेड करनी है या परचेज करनी है, तो इंटरनेशनल जो यूएस डॉलर है वो हम उसको डील करते हैं। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि आमतौर पे ये जो सऊदी जो गल्फ कंट्रीज हैं ये अपने करेंसी में ट्रेड करती हैं। मिसाल के तौर पे पाक है और सऊदी रियाल है। अच्छा, अब होता क्या है कि इसमें ना 3 करेंसीज इन्वॉल्व होंगी, पाक रुपीस, यूएस डॉलर एंड सऊदी रियाल। क्योंकि इंटरनेशनल बैंक तो वो उसमें लेते हैं ना, हम लेट से कि हमने बैंक को पेमेंट करनी है पाक रुपीस में, बैंक इंटरनेशनल बैंक के जरिए डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद फिर जो आपका जो सप्लायर है सऊदी अरेबिया में उसको जो पेमेंट देगा वो देगा सऊदी उसमें रियाल में देगा। ओके। या फिर ये होता है कि हम जो है यहाँ पे बैंक में अपनी वो पेमेंट करते हैं पाक रुपीस में, बैंक जो है सप्लाई के बैंक को जो पेमेंट करेगा वो करेगा उसको उसमें सऊदी रियाल में पेमेंट करेगा, लेकिन जो कन्वर्जन होगी वो यूएस डॉलर के हिसाब से कन्वर्जन होती है। तो ये जो मतलब कि ग्रुप इसमें इन्वॉल्व है ना, ये आपकी ग्रुप करेंसी कहलाती है। क्योंकि जो पेप्सी की जो हेड ऑफिस है अमेरिका,
अमेरिका में उसने डॉलर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंटेन करने। बाकी जो उसकी सब्सिडरी कंपनीज है, पाकिस्तान उसकी क्या है, सब्सिडरी कंपनी है, सऊदी भी पेप्सी की सब्सिडरी कंपनी है, और यूके में भी उसकी सब्सिडरी कंपनी है। ओके, तो इसमें जब डिफरेंट करेंसीज इन्वॉल्व होती है ना, सब्सिडरी कंपनीज की जो करेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, फिर उन तमाम करेंसीज को एक मास्टर करेंसी के साथ इंटरलिंक कर दिया जाता है, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी एक ही करेंसी के ऊपर मेंटेन की जा सके। हार्ड करेंसी ये होती है कि हार्ड करेंसी जो है, हर कंट्री, चाहे पाक हो या केएसए हो या यूके हो या कोई भी कंट्री हो, वो यूएस डॉलर में अपने रिजर्व्स को मेंटेन करेगा। You can say group currency is used for trade, while hard currency is used for reserve and provisions. This is big difference between these two currencies. Now, understood? Yes, sir. Salman? जी सर। ओके, अच्छा जी। अब होता क्या है कि ये तो एक बेसिक उसका एससीपी का बाय डिफॉल्ट सिस्टम है जो कि उसने डिफाइन किया हुआ है। तो अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि मतलब जब हम अपनी कोई भी कंपनी को इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जो सर्वर होता है ना, जहाँ से हमने सर्वर परचेज किया होता है, या फिर जो सर्वर जिस कंट्री से बिलोंग कर रहा होता है, तो वो फिर अपनी करेंसी इसमें ऐड अप कर लेते हैं। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि इसमें जितनी भी कंपनीज है ना, वो इंडियन बेस के ऊपर बनी हुई है, या इंडियन बेस के ऊपर बनेंगे या यूरो के ऊपर बनी होंगी। अच्छा, तो अब यहाँ पे ग्रुप करेंसीज इसको आप लेके आएंगे बाद में। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इसी के ऊपर है। आई थिंक ये जो टॉपिक है, ये इंशाल्लाह हम करेंगे, यस, ये इंशाल्लाह हम करेंगे उसमें जब हम इंटरनेशनल वो उसके ऊपर करेंसी के ऊपर काम करेंगे। अच्छा, लेज है 0L, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, और यहाँ पे कंपनी कोड्स हैं। अच्छा, यहाँ पे आप ये देख लें कि आमतौर पे जो कंपनीज हैं, या तो वो जर्मनी के बनी होती हैं, या फिर वो इंडियंस की बनी होती हैं इसमें। तो इसमें जो करेंसी होगी, या यूरो की होगी या इंडियन की होगी, INR की होगी। तो ये भी इंशाल्लाह हम आगे जब हम उसमें काम करेंगे ना, अभी वो जनरेटर्स के ऊपर काम करेंगे, उसमें ये भी एरर आएगा इंशाल्लाह। ओके, अच्छा, और ये एरर आपका आएगा फिक्स एसेट के ऊपर, ये ज़्यादा इस्तेमाल की जाएगी, और परचेजिंग के ऊपर ये ज़्यादा इस्तेमाल होगी, और टैक्स की कैलकुलेशन के ऊपर भी इस्तेमाल होगी। अच्छा, एक लास्ट इसमें पॉइंट है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर लेजर एंड कंपनी कोड। तो ये भी, इसको भी इंशाल्लाह हम जब फिक्स एसेट के ऊपर काम करेंगे, तो हम उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी नेक्स्ट ये है कि आपने बस ये देखना है कि कौन कौन सी करेंसी होती हैं, उसकी कन्वर्जन आप कैसे करते हो, यहाँ पे करेंसी टाइप में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो ये जो है ना, 00, ये क्या होता है, 10 क्या होता है, 20, 30, 40, 50, जितनी भी हैं, इन तमाम को आपने प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है, और जब आप कॉस्टिंग के ऊपर काम करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ यूटिलाइज की जाएगी इंशाल्लाह। ओके, और इसमें होता है कि अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं कि हर कंपनी की अपनी पॉलिसीज होती हैं, हर कंपनी के अपने SOPs होते हैं, हर कंपनी अपने SOPs और पॉलिसीज के मुताबिक इन तमाम पैरामीटर्स को यूटिलाइज करती है। ओके, इसमें कुछ चेंजेस भी आ सकती हैं, राइट। तो ये नहीं कि भाई जो चीज़ एक फिक्स होगी तो दुनिया भर की कंपनी को वही यूज करेंगे, उसमें चेंजेस भी आ सकती हैं। ओके, तो इस लेक्चर को आप सुन के इसके नोट्स बनाएं, और नेक्स्ट में आपने मुझे प्रेजेंट करने। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फोकस करेंगे इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर, बल्कि नेक्स्ट मैं ये सोच रहा हूँ कि हम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैश जनरल के ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह। ओके, ताकि उसके बाद जो है हम अपनी एंट्रीज के ऊपर दोबारा से फोकस करें, और फिर उसके बाद हम फोकस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन को इंशाल्लाह, राइट।
तो उसके बाद हम जनरल के ऊपर अपना फ्रंट एंड के ऊपर काम करेंगे ताकि इसकी जो कंपोनेंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट एंट्री क्या होती है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये अकाउंट्स क्या होता है, आप इसको पे थोड़ा सा एक्सपोजर करें ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो, इसकी लॉजिक समझाए भाई इन कंपोनेंट्स का मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है। ओके, थैंक यू सो मच।